स्टूडेंट्स, कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन जयपुर द्वारा आयोजित करवाए जाने वाले ज्ञानदूत प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें 3 जो एप्लीकेशन हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चुंबकीय गुणों की व्याख्या, रंगों की व्याख्या और ऊष्मागतिकीय गुणों की व्याख्या। देखिए, ये जो थर्ड वाला टॉपिक है ऊष्मागतिकीय गुणों की व्याख्या, ये ऊष्मागतिकीय गुणों की व्याख्या वाला टॉपिक हम ऑलरेडी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करने वाले कारक में डिस्कस कर चुके हैं कि जिस कॉम्प्लेक्स के लिए डेल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसके काफ़ी सारे फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 टॉपिक चुंबकीय गुणों वाला और रंगों की व्याख्या वाला ये हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है मैग्नेटिज्म। देखिए, पैरामैग्नेटिक और जो डाईमैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। तो किसी भी संकुल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो संकुल अनुचुंबकीय होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं तो वो संकुल डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से मैग्नेटिज्म का मान बढ़ता है, चुंबकीयता का मान इंक्रीज होता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर नीचे दिए गए फॉर्मूले के द्वारा आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक है तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण उसके भार में कमी आ जाती है। और जो अनुचुंबकीय संकुल होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। चुंबकीयता का जो मान निकाला जाता है किसी भी संकुल में, किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला K फॉर एफिशिएंसी है। यहाँ पे जो फर्स्ट काम हमें करना है वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है सेकेंड। तो और साइनाइड यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान ज़्यादा होगा। हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाना होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को दिखाना है T2G और EG में, ये T2G और ये EG। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो Fe+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3D6। मुझे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लो स्पिन के कारण ये एनर्जी गैप क्या होता है, लार्ज, जिससे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। पेयरिंग एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम होगा डेल से। तो एन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, तो म्यू एस की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है यहाँ पे 6, और ये फ्लोरीन यहाँ पे वीक लिगेंड है। तो इस स्थिति में हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये स्प्लिटिंग मैंने ऑक्टाहेड्रल के केस में यहाँ पे दिखा दी, T2G और EG। पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवाना है। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +2 का हो जाएगा 3D5। 5 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे फिल करने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो n की वैल्यू आ गई 5, तो म्यू एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 + 2 अंडर रूट बोर मैग्नेटो। तो ये हो गया हमारा 35 का अंडर रूट। तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी इसकी लगभग 5.8 के आसपास, बोर मैग्नेटो।
ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से एक थर्ड एग्जांपल है K4FeCN4Cl2। यहाँ पे साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्लोरीन वीक लिगेंड है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ रही है सेकंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की संख्या वीक लिगेंड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो अगेन यहाँ पे हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो Fe+2 का मतलब हो गया 3d6 और 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं इस तरीके से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हुए। तो वही 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो μs का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी एक डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय संकुल होगा। अब जो सेकंड एप्लीकेशन है इसकी वो है संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या। ये एक मेजर सक्सेस थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो किसी भी संकुल में रंग का जो कारण होता है वो है डी ट्रांजिशन या सी स्पेक्ट्रा। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे डी ट्रांजिशन होगा। कुछ संकुलों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते फिर भी वो रंगीन होते हैं, उसका कारण होता है सी स्पेक्ट्रा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख रहे हैं डी ट्रांजिशन। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी का अवशोषण करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ये इसकी एक एक्साइटेड स्टेट मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो जिस एनर्जी को वो उत्सर्जित करता है उससे संबंधित कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमारी आँखों को दिखाई देता है। देखिए हमेशा कलर कब दिखेगा, जब वह दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करेगा। यदि पराबैंगनी क्षेत्र से अवरक्त क्षेत्र से यदि ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो कलरलेस होगा, वो हमारी आँखों को में कलर उसका डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी आँखें सिर्फ दृश्य प्रकाश के लिए ही सुग्राही होती हैं। एक चीज़ और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, यदि कोई भी संकुल यदि संपूर्ण प्रकाश का अवशोषण कर ले तो वो हमें काले रंग का दिखाई देगा, और यदि संकुल संपूर्ण प्रकाश का ही उत्सर्जन कर दे तो वो हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। ये 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। और यदि संकुल प्रकाश के कुछ हिस्से का अवशोषण करे तथा शेष को परावर्तित कर दे, इस स्थिति में संकुल रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट है, जब इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में पहुँचता है तो अवशोषित ऊर्जा का संबंध तरंग दैर्ध्य के साथ किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये फॉर्मूला है E बराबर एच न्यू, और यहाँ पे न्यू की जगह पे हम रखेंगे C/λ। लैम्डा क्या है, एब्जॉर्ब वेवलेंथ। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करके निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है तो रंग प्रदर्शित करता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य अवशोषित तरंग दैर्ध्य की पूरक होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही हमारी आँखों को दिखाई देता है। यहाँ पे एक टेबल हमने बना रखी है जिसमें ये लैम्डा की वैल्यू है जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है, और उससे संबंधित जो कलर आएगा उस कलर को हमने यहाँ पे दिखा रखा है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यदि कोई भी संकुल यदि 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करता है तो वो यूवी रीजन में आ जाता है, जिसके कारण संकुल कलरलेस हमें दिखाई देगा। और यदि 7500 से ज़्यादा का प्रकाश भी अवशोषित करता है तो उस स्थिति में भी वो कलरलेस दिखाई देगा, क्योंकि वो IR रीजन में चला जाता है। और उसके बीच में जो दृश्य क्षेत्र है ये हमारा विजिबल रीजन है। तो विजिबल रीजन से यदि ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड दिखाई देगा। अब देखिए 4000 से 7500 वेवलेंथ तक हम यहाँ पे जा रहे हैं। वेवलेंथ का मान जैसे जैसे इंक्रीज होता है, कलर किस तरीके से चेंज होता है ये हमने यहाँ पे दिखा रखा है। वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वेवलेंथ का मान क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री कलर किस तरीके से आते हैं वो कलर हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर को हम किस तरीके से याद रखेंगे, उसके लिए
दो सिंपल से डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखे हैं जो आपको याद करने हैं, पहला और एक दूसरा डायग्राम। दूसरा डायग्राम थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। हमारी जो आरपीएससी की जो एग्ज़ाम होती हैं उन आरपीएससी के एग्ज़ाम का जो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन आता है वो तो इस सेकंड वाले से इजीली हो जाता है। नेट वगैरह की एग्ज़ाम में आजकल थोड़े से मिक्स्ड कलर करके भी पूछने लग गए, तो उसके लिए ये पहला वाला जो डायग्राम है इस डायग्राम को आप याद कर सकते हो। देखिए विबजोर हर बच्चे को याद रहता है, VIBGYOR। यहाँ से आप इस इंडिगो को हटा दीजिए और VBGYOR आप याद कर लीजिए और उन्हें एक सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर लीजिए, VBGYOR, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और जिस कलर के सामने जो दूसरा कलर आ रहा है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएगा। तो देखिए रेड के सामने जैसे ग्रीन आ रहा है, ब्लू के सामने ऑरेंज आ रहा है या ऑरेंज के लिए ब्लू आ रहा है, वॉयलेट के लिए येलो या येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट, और ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड और रेड का ग्रीन। इस तरीके से आप इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर को याद कर सकते हैं। यदि मिक्स्ड कलर आते हैं तो किस तरीके से होंगे, देखिए जैसे यहाँ पे येलो कलर आ रहा है तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट। यहाँ पे भी हमने दिखा रखा है येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट। इसी तरीके से रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन। लेकिन यदि येलो ग्रीन आ जाए, येलो, ये वाला येलो और ये वाला ग्रीन, दोनों का मिक्स कलर हमने यहाँ पे बनाया येलो ग्रीन, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो क्या होगा, रेड और वॉयलेट। देखिए रेड और ये वॉयलेट, तो इसके बीच का कलर कौन सा हो गया, रेड वॉयलेट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही ये जैसे ऑरेंज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ब्लू। ये रहा ऑरेंज कलर और ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है यहाँ पे, ब्लू। लेकिन यदि रेड ऑरेंज हो गया तो रेड ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन। इस तरीके से आप इन कलर्स को याद कर सकते हो। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंगदैर्ध्य का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए निकिल के कॉम्प्लेक्स दिखा रखे हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब हम पीछे वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसके लिए एनर्जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो ई का मान क्या होगा, ज़्यादा, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे कम वेवलेंथ आएगी NO2 के लिए, क्योंकि NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और ये इस तरीके से इसका ऑर्डर हो जाएगा। H2O वीक लिगेंड होता है, इससे स्ट्रॉन्ग होता है अमोनिया, और अमोनिया से भी स्ट्रॉन्ग होता है NO2। तो NO2 के लिए वेवलेंथ का मान क्या आएगा, सबसे कम। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा हमारी वेवलेंथ का। पहला क्वेश्चन तो हो गया ये। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन द कलर इज नॉट ड्यू टू ए DD ट्रांजिशन। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कलर DD ट्रांजिशन के कारण नहीं आता। तो DD ट्रांजिशन के कारण कलर उस संकुल में नहीं आएगा जिसमें मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं हो, तो उसी केस में DD ट्रांजिशन होने की संभावना होती ही नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पहला वाला है CrO4 2-, इसमें क्रोमियम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ रही है +6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। तो +6 जब बनेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स DD ट्रांजिशन के कारण कलर प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ पे CT स्पेक्ट्रा के कारण कलर आता है। बाकी सभी संकुलों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये चेक कर सकते हो। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एन आयन M+2 फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। 3 कॉम्प्लेक्स बना रहा है ये और ये। एक है वाटर के साथ में, एक है इथिलीन डाइएमिन के साथ में, और एक है ब्रोमीन के साथ में। तो इनका जो एप्रोप्रिएट कलर है उस एप्रोप्रिएट कलर को हमें मैच करना है। तो देखिए जो लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए एनर्जी का मान उतना ही ज़्यादा होगा, वेवलेंथ का मान उतना ही
कम होगा, और कम वेवलेंथ का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डीप कलर का दिखाई देता है, गहरे रंग का दिखाई देता है, और जो वीक लिगेंड होता है वो हमें हल्के रंग का दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है, कम स्प्लिटिंग होती है, तो वेवलेंथ का मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो वो लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हल्के रंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन को चेक कीजिए, यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें ये कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसका कलर इंटेंस कलर का ये होगा, और यहाँ पे जो इंटेंस कलर है वो है ब्लू। तो देखिए ये बीच वाला एक ऑप्शन है ब्लू, एक ऑप्शन इसमें बीच में ब्लू दे रखा है, तो ये 2 ऑप्शन तो किसी भी स्थिति में इसके नहीं हो सकते। अब इन दोनों ऑप्शनों के अंदर हमें चेक करना, देखिए ब्रोमीन सबसे वीक लिगेंड होता है, तो इसका वीक लिगेंड होने का एनर्जी कम, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस में आ रही है, रेड कलर में, तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर हो जाएगा रेड। तो इस स्थिति में इसका फर्स्ट आंसर होगा H2 वाला कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का। आप इस तरीके से कर सकते हैं VIBGYOR। तो देखिए रेड, ग्रीन और ब्लू, ब्लू के लिए वेवलेंथ का मान कम और रेड के लिए वेवलेंथ का मान ज़्यादा, ये ब्लू स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए और रेड वीक लिगेंड के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर द कलर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और इनके कलर का ऑर्डर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए इथिलीन डाइएमीन के कारण इसका कलर डार्क होगा, इंटेंस होगा, अमोनिया और H2। तो इसका जो बेस्ट जो आंसर है कलर का हमें बढ़ते हुए क्रम में देखना है। देखिए पहला है ग्रीन, डार्क ब्लू, ब्लू, तो ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डार्क ब्लू किसका होगा, निकिल का, क्योंकि इसमें लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन दे रखा है ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, बिल्कुल इसका आंसर यही होगा कि ग्रीन कलर का ये होगा, ब्लू कलर का ये होगा और डार्क ब्लू कलर का इथिलीन डाइएमीन वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एनर्जी का मान क्या होगा, ज़्यादा, वेवलेंथ का मान क्या हो जाएगा, कम, और जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है कलर की इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सेकंड आंसर इसका होगा। अब 5वां जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जाम में भी पूछा गया है। इफ़ ए कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब ब्लू कलर, ब्लू कलर को अवशोषित करता है, तो कलर ऑफ वाइट लाइट देन द कलर ऑफ लाइट इमिटेड विल बी। एक कॉम्प्लेक्स है जो श्वेत प्रकाश के नीले रंग को अवशोषित करता है, तो इमिटेड लाइट का जो कलर होगा वो क्या होगा, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो एक बार हम ऊपर चलते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उस कॉम्प्लीमेंट्री कलर को यहाँ पे देखते हैं। देखिए ब्लू कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो ऑरेंज कलर होता है। इस सेकंड वाले डायग्राम से आप इजीली देख सकते हैं। तो ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है ऑरेंज, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे ऑरेंज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन। अब हम जो लास्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो पहली लिमिटेशन है वो है CFT कंसिडर ओनली द मेटल d ऑर्बिटल। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सिर्फ मेटल के d ऑर्बिटल को ही कंसिडर किया जाता है। इसमें जो मेटल के दूसरे ऑर्बिटल हैं जैसे S, P, X, Py और Pz जो ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के बारे में यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हमें प्रदान नहीं की जाती। तो ये एक इसकी क्या है कमी, क्योंकि हम स्प्लिटिंग भी देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हम d ऑर्बिटल को ही देखते हैं, मेटल के जो S और P ऑर्बिटल हैं उनके बारे में यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं किया जाता। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है वो है इट डज नॉट कंसिडर लिगेंड पाई ऑर्बिटल, सो CFT डज नॉट कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। CFT कहती है कि मेटल और लिगेंड के मध्य जो बनने वाला बंध है वो प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि हमें पता है कि प्रयोगों द्वारा भी ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है कि मेटल और लिगेंड के मध्य पाई बॉन्ड भी बनता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसमें आते हैं। तो ये पाई ऑर्बिटल्स के बारे में यहाँ पे किसी भी प्रकार की हमें जानकारी प्रदान नहीं करता कि पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में
किस तरीके से होती है, जैसे मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनमें पाई बॉन्डिंग होती है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाती। तीसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो है CFT डज नॉट एक्सप्लेन वाई H2O इज स्ट्रोंगर लिगेंड देन OH माइनस। देखिए जो नेगेटिव चार्ज वाले जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर देते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे H2O को OH माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रखा है। ये क्यों होता है इसके बारे में ये कोई भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करवाता। आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें आप देखिए H2O OH माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रखा है, इसका कोई रीज़न ये एक्सप्लेन नहीं करता। फोर्थ जो लिमिटेशन है इसकी वो है CFT डज नॉट एक्सप्लेन द partial covalent character in between metal and ligand, although the covalent bonding in metal ligand bond can experimentally proved by ESR, NMR and NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए मेटल और लिगेंड के बीच कोवेलेंट करेक्टर भी होते हैं, जबकि CFT कहता है कि प्योरली आयनिक करेक्टर होते हैं, तो ये कोवेलेंट करेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब थोड़ा सा हम एक बार CT स्पेक्ट्रा है, उस CT स्पेक्ट्रा को हम देख लेते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स में DD ट्रांजिशन के कारण तो कलर आता ही है, लेकिन जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं तो DD ट्रांजिशन नहीं होता, फिर भी कुछ संकुल वो कलर्ड होते हैं। उसका कारण होता है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, और ये चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा भी दो प्रकार से हो सकता है। एक तो लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा LMCT, और एक हो सकता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। इसके लिए हम एक अलग टॉपिक में इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे CT स्पेक्ट्रा में। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हमारा KMnO4 होता है, KMnO4 आपको पता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। इसी तरीके से K2Cr2O7 भी कलर्ड होता है, Cu2O ये भी कलर्ड होता है, जबकि इनमें किसी भी प्रकार के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका कारण क्या होता है, लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इसी वजह से ये संकुल भी रंगीन दिखाई देते हैं। और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के लिए एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इस कारण चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा में प्रदर्शित होने वाले कलर DD ट्रांजिशन के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेंस कलर के होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ये हैं CT स्पेक्ट्रा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।